आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम एक मॉडर्न इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक स्पेक्ट्रम को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, इसमें हमने चैप्टर 3 को लिया है। चैप्टर 1 और 2 जो है उसमें रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑन हिस्टोरियंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो जो मेन हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की स्टार्टिंग मानते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड इंडियन, वहाँ से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें पहले देखो बताया गया है कि जब भी हम बात करते हैं एंशियंट की, मिडिवल की या मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री जो है वो एक कंटिन्यूटी है। हिस्ट्री जो है कंटिन्यूटी है, मतलब कि ये हमारे लिए हमेशा इजी नहीं होगा कि हम ये डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ये वाला जो पीरियड है तुम्हारा ये एंशियंट का है, ये मॉडर्न का है और ये मिडिवल का है। क्यों? क्योंकि एंशियंट के ख़त्म होते ही कथा शुरू हो गया मिडिवल, मिडिवल के बाद मॉडर्न। अगर बीच में कोई गैप नहीं है तो हमारे लिए ये जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एंशियंट कब ख़त्म हुआ और मिडिवल कब शुरू हुआ। ठीक है, तो जनरली हम मिडिवल पीरियड को 15 सेंचुरी के साथ में ख़त्म मानते हैं और उसके बाद हम जैसे ही मुग़लों का 15 सेंचुरी के साथ स्टार्टिंग मानते हैं जब मुग़लों का स्टेबलाइजमेंट हो जाता है, तो मिडिवल पीरियड की स्टार्टिंग मानी जाती है। और जब मुग़लों का डिक्लाइन शुरू हो जाता है तो उसके बाद जब हमारे यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज़ का एडवेंट होता है तो हम उसको अपने मॉडर्न एरा का स्टार्टिंग मान लेते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोर्तुगीज़ इन इंडिया। अब किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयाँ की और डिस्कवरी की इंडिया में सी रूट को लेकर के। तो देखो, रोमन एम्पायर था 17 सेंचुरी में। तो जो रोमन एम्पायर था 17 सेंचुरी में, उसके डिक्लाइन होने के बाद क्या होता है, जैसे रोमन एम्पायर 17 सेंचुरी में डिक्लाइन हो जाता है तो अरब्स जो थे वो अपना डोमिनेशन कर लेते हैं इजिप्ट और पर्सिया पर। ठीक है, पहले तो इजिप्ट और पर्सिया जो था ओवरऑल जो था कहीं हद तक रोमन एम्पायर के अंदर था, लेकिन जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया तो वहाँ अब जब एक पावर ख़त्म होती है तो दूसरी पावर आके उसको अपने कब्जे में ले लेती है। तो जैसे ही रोमन पावर डिक्लाइन में हुआ 7th सेंचुरी में जैसे ही रोमन पावर डिक्लाइन हुआ तो वहाँ पे अरब्स ने स्टेबलाइजमेंट कर लिया। अरब ने वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। कहाँ पे किया? इजिप्ट के अंदर और पर्शिया के अंदर। तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ किसका, यूरोपियन का एंड इंडियन का, वो डिक्लाइन हो गया। कैसे? जो पहले रोमन एम्पायर था तो उसकी रोमन एम्पायर की मदद से जो यूरोपियन लोग थे वो उसकी मदद से हमारी इंडिया में कांटेक्ट कर लिया करते थे, है ना, रोमन एम्पायर के थ्रू पास आउट होके। लेकिन जब रोमन एम्पायर नहीं रहा और उस पर कब्जा किसी और कम्युनिटी ने कर लिया, अरब्स ने कर लिया इजिप्ट पे, वर्शिया पे, तो अब डायरेक्ट कांटेक्ट तो हमारा ख़त्म हो गया यूरोप का और इंडिया का, वो तो डिक्लाइन हो गया। अब जो इजी एक्सेसिबिलिटी थी, यानी अब जो आसानी से जो पहले इंडियन की कमोडिटीज़ मिल जाया करती थी, जैसे मसाले थे, कैलिकॉस थे, सिल्क, बहुत सारे प्रीसियस स्टोन थे जो आसानी से मिल जाते थे इंडियन कम्युनिटीज़ के, इंडिया कम्युनिटीज़, अब वो नहीं हो पाएगा। क्यों? और जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी इंडिया के, जो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, स्पाइसेस और कैलिको, सिल्क, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के अंदर। और ये किससे इफेक्ट होगी? ये इफेक्ट हो जाएगी किसकी मदद से? अगर रोमन एम्पायर ख़त्म होने के बाद अरब्स का रूट पे कब्जा करने की वजह से। अब क्या होता है 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल क्या था? ओटोमन तुर्क का कैपिटल था। ठीक है, ओटोमन तुर्क का जो कब्जा था, जैसे यहाँ पे उनकी जो कैपिटल थी, उस कैपिटल का नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है ना, उसको असेंड कर लिया गया, उसको जीत लिया गया। ठीक है, तो मर्केंडाइज फ्रॉम इंडिया वेंट टू द यूरोपियन मार्केट थ्रू अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज। मर्केंडाइज मतलब क्या होता है? जो व्यापारी लोग होते हैं, व्यापारी लोगों का जो ग्रुप होता है जो इंडिया से यूरोप मार्केट्स में जाता था, तो उसे अब कहाँ से होकर जाना पड़ता था? अरब्स के एरिया के थ्रू होकर के। क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर तो खत्म था, अरब ने ही कब्जा कर लिया इजिप्ट और पर्सिया पे। और अरब्स कौन थे? मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी, तो मुस्लिम इंटरमीडिएट से होकर के उन्हें इंडियन को यूरोपियन एरा में जाना पड़ता था, यूरोपियन मार्केट में जाना पड़ता था अपने मर्केंडाइज पर्पस के लिए। तो जो रेड सी ट्रेड रूट था और उस पर मोनोपोली होने लगी। ठीक है ना, मोनोपोली होने लगी और जो इस्लामिक रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाया। अब क्या करा, जो अरब लोग थे, मुस्लिम थे, उन्होंने इस्लामिक रूलर ने एक तरीके से अब बैराज बना दिया कि तुम अगर यहाँ से पास होकर जाओगे तो तुम्हें इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे लिए, इंडियंस के लिए और वहाँ पर यूरोपियंस के लिए ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डिमांड थी चीज़ की, तो वो तो रोक नहीं सकते।
तो उन्हें तो जाना पड़ेगा, जब तक कि वो अनदर रूट नहीं खोज लेते तो वो उसी रूट से होकर के जाया करते थे और टैक्स भी दिया करते थे। तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ पे जो अरब मुस्लिम जो थे, इस्लामिक रूलर्स थे, उनका जो एक तो मोनोपोली बढ़ गई उन लोगों की, और साथ ही साथ में उनका रेवेन्यू भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ। जो लैंड रूट था इंडिया के लिए वो कंट्रोल किसने कर लिया, अरब्स ने। अब ऐसी परिस्थितियों में यूरोपियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि वो कोई डायरेक्ट रूट ढूंढे इंडिया के लिए, है ना। ऐसे तो उनको लॉस होगा भाई, इंटरमीडिएट अपना ज़्यादा, वो 100 रुपये का करवा रहे हैं, 50 रुपये इंटरमीडिएट ले रहे हैं, तो उनको तो लॉस हो रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा, अब इस तरीके की परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई हैं कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, सी रूट खोजना पड़ेगा। तो ये क्या है, पहले का कंडीशन है, पहले की मतलब सिचुएशन है जो कि सी रूट खोजने से पहले क्रिएट हुई कि आखिर सी रूट खोजने के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। और यही रीज़न थे। अब 15th सेंचुरी में क्या होता है, जो यूरोप था वो धीरे धीरे करके ग्रिप्ट कर रहा था। ग्रिप्ट किस में कर रहा था, रेनेसां में, यानी यूरोप में पुनर्जागरण की भावना आ गई थी, ठीक है ना। उसी समय यूरोप के अंदर जो था बहुत ग्रेट एडवांस हो चुका था किसका, शिप बिल्डिंग का, यानी समुद्र से जाने का एकमात्र रास्ता क्या होता है, शिप्स के थ्रू जाना, नेविगेशन करना। तो ये नेविगेशन का जो पर्पस था ये भी यूरोप में डेवलप हो चुका था। तो ये भी एक रीज़न था सी रूट खोजने में मदद होने में, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने शिप बिल्डिंग में मदद कर दी थी, नेविगेशन में। अब साथ ही उन्होंने पूरे यूरोप पे क्या करा, सी वॉयज टू रीच द अननोन कॉर्नर ऑफ द ईस्ट। उन्होंने पूरे यूरोप के यूरोप के जो रूट थे, उन्होंने क्या करा, सी के थ्रू ईस्ट के हर कॉर्नर तक, जो वो कॉर्नर जिसको वो नहीं, जहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे लैंड रूट के थ्रू भी, उस कॉर्नर तक भी जाने की उन्होंने कोशिश की। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ बहुत सारे रीजन में यूरोप के में। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ लैंड होगा। एक्सपेंशन ऑफ लैंड किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। यानी अगर तुम्हारी इकोनॉमिक की अच्छी चल रही है, अगर तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी चल रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना कल्टीवेशन इंक्रीज़ करोगे लैंड के ऊपर। और जब तुम्हारा कल्टीवेशन इंक्रीज़ होगा तो क्रॉप मैनेज, तो तुम्हारा क्या कब हो सकता है ये, जब तुम्हारा सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी, तुम्हारी क्रॉप मैनेजमेंट में साइंटिफिक तरीक़ों को आप यूज़ करोगे, क्रॉप रोट जैसे कि क्रॉप रोटेशन करोगे, है ना। और साथ साथ में मीट की सप्लाई इंक्रीज़ हो रही थी। और मीट अगर इंक्रीज़ होगा तो मीट को उन्होंने जब देखा था कि जो भारत से आने वाले स्पाइसेस थे, उन स्पाइसेस के साथ में जब वो अपने मीट को एज अ फूड डाइट यूज़ कर रहे थे, तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा उसकी डिमांड, उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब उसमें क्रिएट हो रहा था। तो ये जो स्पाइसेस थे ये बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी के रूप में ग्रो होकर के आए। क्यों, क्योंकि एक लग्जरी गुड के रूप में इनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वहाँ पर यूरोप के अंदर जो इंडियन स्पाइसेस थे, या फिर इंडिया तो नहीं बोलेंगे, उस समय इंडिया नहीं बोला जा सकता, ईस्ट वाले पार्ट की जो डिमांड थी स्पाइसेस की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो जो वेनिस और जेनोवा है जो कि अर्लियर पार्ट है, तो वेनिस और जेनोवा जो थे वो सबसे पहले प्रपोज्ड हुए थे इसके लिए, ओरिएंटल गुड्स के लिए, जो बहुत छोटे थे, बहुत छोटा ओटोमन तुर्क था, लेकिन उसने अब इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर लिया था अपना कि नॉर्थ यूरोपियन जो थे वो रेडी थे। और उनमें कौन रेडी थे, पोर्तुगल्स और स्पेन, क्योंकि उनके पास मनी भी थी और मैन भी थे, तो इसलिए वो रेडी थे क्या, अपनी शिप प्रोवाइड करने के लिए और टेक्निकल नॉलेज देने के लिए, क्या करने के लिए, न्यू सी रूट खोजने के लिए, ईस्ट में जाने के लिए, जिससे कि उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सके। अब ये भी नोट किया गया है कि जो पोर्तुगल थे उन्होंने एज्यूम किया था कि जो क्रिस्टोडम रेजिस्टेंस टू इस्लाम इवन एज इट हैड टेकन ऑन इटसेल्फ द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन हैड कैटराइज्ड टू जेन्यूस। उन्होंने एक पर्सन के लीडरशिप में जो है इन्होंने ये काम करने का सोचा था कि हम ये एक्सप्लोरेशन करेंगे, किसके, दो लोगों को उन्होंने लीड माना था। एक तो लीडरशिप थी क्रिस्टेंडम्स और एक और पर्सन था, कौन था, जेन्यूस, ठीक है। तो हिस्टोरियन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो आइडिया था किसका, ओशियन रूट को फाइंड करने का, कहाँ जाने के लिए, इंडिया तक जाने के लिए, ठीक है ना। वो किसके समय में हुआ था, पोर्तुगल पे जो रूल कर रहे थे उस समय कौन थे, प्रिंस हेनरी। उनका निकनेम क्या था, नेविगेटर। उनको निकनेम के थ्रू क्या बोला गया, नेविगेटर बोला गया, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले वे फाइंड आउट किया कि कैसे हम मुस्लिम डोमिनेशन को हटा करके ईस्टर्न मेडिटेरियन सी और जो अपनी इंडिया है उसको यूरोप से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर सॉरी यूरोप को इंडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कौन जाता है, सबसे ज़्यादा इसका रोल माना जाता है इस फाइंडिंग में प्रिंस हेनरी का, जो कहाँ के थे, पोर्तुगल के थे। निकनेम क्या था, नेविगेटर था। आगे देखते हैं। तो अब इसमें क्या बताया है कि आगे कि जो पॉप निकोलस थे
पॉप निकोलस फिफ्थ, इन्होंने क्या करा था, पॉप निकोलस फिफ्थ ने प्रिंस हेनरी को परमिशन दे दी थी 1454 में। देखो रिलीजियस डोमिनेशन भी था, यानी पॉलिटिकल पर्सन जो था उसको रिलीजियस पर्सन से भी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी, या फिर कहीं ना कहीं परमिशन नहीं तो डिस्कशन की ज़रूरत पड़ी। तो जो पॉप निकोलस फिफ्थ थे, पॉप ये पूछा जा सकता है, करस्पॉन्डिंग पूछा जा सकता है। तो उस समय जिस समय प्रिंस हेनरी थे पोर्तुगल में, उस समय करस्पॉन्डिंग में पॉप में कौन थे, निकोलस फिफ्थ। उन्होंने हेनरी को परमिशन दे दी 1444 में, उन्हें राइट दे दिया नेविगेट करने का, और ये भी दे दिया कि वो सी के थ्रू जो डिस्टेंस वाले प्लेस हैं उनको जा करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, एज फार एज इंडिया को भी देख सकते हैं, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो पहला इस्लामिक इन्फ्लुएंस था वो क्रिश्चियन फेथ पे पड़ा, यानी क्रिश्चियन फेथ पे सबसे पहले अटेम्प्ट टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड द क्रिश्चियन फेथ। ये कहीं ना कहीं पोप ने ऐसा सोचा होगा कि ये टाइम भी ऐसा भी है कि जिसमें मुस्लिम का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इस्लामिक फेथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस समय हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इस्लामिक इन्फ्लुएंस से लड़ें और हम अपना क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करें, ठीक है। तो पॉप का कहीं ना कहीं इंटेंशन ये होगा। तो जो प्रिंस हेनरी थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना, उनका ड्रीम पूरा होने से पहले ही, यानी वो जो ड्रीम चाहते थे कि नेविगेशन के थ्रू इंडियन कॉन्टैक्ट में आ जाए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है कॉन्टैक्ट में आ जाए, ईस्ट पार्ट आ जाए, तो वो चाहते थे, उनका सपना था, लेकिन वो उसको पूरा करने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। अब 1497 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास हुई थी कब, 1494 में, 1497 की बात है। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास जो 1494 में हुई थी, है ना, तो 94 में ट्रीटी हुई, इसके 3 साल बाद, यानी 1497 की बात है, टॉर्डेसिलास ट्रीटी के बाद। तो जो पोर्तुगल और स्पेन के रूलर थे, उन्होंने क्या कर लिया था, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को डिवाइड कर लिया था कि इमेजिनरी लाइन से, है ना, अटलांटिक में, यानी उन्होंने कोई लाइन ऐसी थी नहीं, उन्होंने इमेजिनरी एक लाइन बना ली थी, उस इमेजिनरी लाइन से उन्होंने क्या कर लिया था, डिवाइड कर लिया था। किसको डिवाइड कर लिया था, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को, ठीक है ना, किसने, पोर्तुगल और स्पेन ने। कहाँ पे, अटलांटिक में। अब 1300 माइल यानी केप वर्ड्स आइलैंड, यानी केप वर्दे आइलैंड था, केप वर्दे आइलैंड के वेस्ट में 1300 मील चलने पर, ठीक है ना, या उन्होंने कैसे डिवाइड करा, कहाँ पे इमेजिनरी लाइन बनाई थी, अटलांटिक में, वहाँ पर एक अटलांटिक में एक आइलैंड है केप वर्दे आइलैंड, वहाँ से वेस्ट में 1300 मील चलने के बाद में उन्होंने लाइन बनाई थी कि ये जो एरिया है ये नॉन क्रिश्चियन एरिया है। इस ट्रीटी के अंतर्गत, टॉर्डेसिलास ट्रीटी 1494, इस ट्रीटी के अंतर्गत पोर्तुगल जो थे उन्होंने क्लेम किया कि वो जो है, जो ईस्ट पार्ट है ना, एवरीथिंग टू द ईस्ट, यानी जो उन्होंने इमेजिनरी लाइन बनाई थी उसके ईस्ट में जितना भी पार्ट है ना, स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट, और स्पेन ने कौन से एरिया पे क्लेम करा, जो लाइन बनाई है उसके वेस्ट पे, यानी जो उन्होंने लाइन में क्लेम है तो उसके ईस्ट पे पोर्तुगल्स ने क्लेम किया कि यहाँ पे एक्सटेंशन हम करेंगे, हम रूल करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, सॉरी, और उसका जो वेस्ट वाला पार्ट था उस पर किसने सोचा, स्पेन ने सोचा कि यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है ना। 1300 मील वेस्ट ऑफ द केप वर्दे आइलैंड पे लाइन बनाई थी। अभी सिचुएशन प्रिपेयर हो गई कि किस तरीके से पोर्तुगीज इन्वर्जन होने लगे वाटर के थ्रू इंडिया, यानी पानी के थ्रू इंडिया तक पहुंचने के लिए। अब क्या होता है कि 1487 में पोर्तुगीज नेविगेटर, जिनका नाम क्या था, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है ना, तो बार्थोलोम्यूस डियाज जो थे उन्होंने 1487 में, सॉरी, पोर्तुगीज नेविगेटर 1487 में बार्थोलोम्यूस डियाज ने केप ऑफ गुड होप का क्या करा, एक चक्कर लगाया, एक राउंड लगाया अफ्रीका के में। अफ्रीका का ये साउदर्न कोस्ट था जहाँ पे एक जगह थी केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, ये यहीं से फिर ईस्टर्न कोस्ट के लिए सेल्ड करना था उनको। तो जो लॉन्ग शोर था सी रूट का इंडिया जाने के लिए, वो फाउंड हो चुका था, है ना, इट ओनली 10 ईयर लेटर, उसके 10 साल बाद ही पोर्तुगीज ने इंडिया को खोज लिया था 1497 में, और वो इंडिया तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। 11 मंथ पूरे नहीं हो पाए थे, मई 11 मंथ लगभग थोड़ा बहुत कम में, मई 1498 तक शुरू हुए थे, पहुंच गए थे वो इंडिया तक नेविगेशन रूट के थ्रू। 1487 में कौन गए थे, बार्थोलोम्यू डियाज, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप तक का राउंड लगाया था, ठीक है ना, क्या नाम था, बार्थोलोम्यू डियाज। लेकिन 1497 में पोर्तुगीज एक्सपेंडिशन हो गया था, उन्होंने क्या कर दिया था, 11 पूरा होने से पहले ही मई 1498 में रूट जो था इंडिया तक के लिए वो खोज लिया था, ठीक है ना। तो हमने ये एक पैराग्राफ अभी ख़त्म किया है। आप मुझे बताओ कैसा लगा, आपको अच्छा लगा। हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और अपनी पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। हम धीरे धीरे करके शॉर्ट टर्म वाली वीडियोज़ बनाएंगे जिससे आप भी बोर नहीं हो और हम जल्दी अपना ये कोर्स जो है पूरा ख़त्म कर लें, ठीक है। थैंक यू।